आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था। और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां तक मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था, देश से लेकर विदेश तक। और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए। 5-5, 6-6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। इसलिए ये अपने नेता से भी कट जाते हैं, विधायक सांसद से भी कट जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी कट जाते हैं, अपने कैडर से भी कट जाते हैं। और जब टूटने फूटने लगते हैं तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं। और हकीकत में आपको बात बताऊं, इन लोगों ने कितने भी प्रकार के रंग रूप बदलने का प्रयास किया कि किसी प्रकार खड़े होके मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें, पर उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 की फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है, विपक्ष के ऊपर, कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। हाँ, मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। अपने प्रथम परिवार का एक सदस्य बताइए जिसका कोई पद ना हो। बोलिए, नाम बताइए। अनुराग ठाकुर कौन है? सुनिए, अरे सुनिए, अब आपने देखिए, मुलायम सिंह जी, उनके भाई शिवपाल जी, फिर उनके भाई राम गोपाल जी, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिर एक व्यक्ति का नाम बताइए। 35 लोगों के बाद सारे पद, एक व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए ना, ये बताइए। मुलायम सिंह जी के परिवार का एक व्यक्ति जो सांसद या विधायक ना हो, ये होता परिवारवाद। सिंह जी का बेटा, अब मैं उदाहरण बता रहा हूं पॉलिटिक्स में। अब बताइए भाई, उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैंने दिया, देखिए आप बोल रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं, जैसे आप पूछा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता नहीं ज्वाइन कर सकता या टीवी 9 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसा रोक नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति एंकर बनेगा। और इन सब पार्टियों में, ये तो भी 10 साल पुराने हैं, यहां एंकर एक ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एंकर तय है। ये है परिवारवाद। अच्छा। वरना पूछिए कि 38 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में अखिलेश जी में ऐसी कौन सी योग्यता थी जो प्रोफेसर राम गोपाल में नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए? जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं। इसमें क्या बोल गए कि फिर देखिएगा अभी बैक करके इन्होंने कहा जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली और लखनऊ वाला, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए, इनको वहीं पे अटके हुए हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया। अरे उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, ये तो सीएम थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भाई? 2017 में है ना, 2012 में कौन था? आज की डेट में, आज की डेट में वो बनाया उस समय, आज की डेट में। चलिए, आज बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप कहेंगे इनके साथ सरकार में रह चुके हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था। हमने कहा आरोप है, आरोप आज भी है, और आरोप जांच से पहले नहीं होगा। इनका कहना था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज कहते हैं ऐसा ही हुआ था। आज स्थिति ये हो गई है इन विपक्षी दलों की, अपनी पार्टी के नेताओं कहते हैं हाँ मेरे नेता भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी थी, हमने घनघोर भ्रष्टाचार किया था। और उसके बाद फिर आगे और कहते हैं, उसके बाद अपने ही नेताओं को कमजोर साबित करते हैं नैतिक दृष्टि से। अरे वो डर गए ईडी सीबीआई से, इसलिए वो इधर आ गए। भैया, एलानिया बेइज्जती अपनी नेताओं, अपनी सरकार, अपनी पार्टी की ऐसी करवाते मैंने नहीं देखा। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अगर किसी को कहने की बात है तो झूठे आरोप लगाने की जो बात कहते हैं, हमारी सरकार थी, हिंदू आतंकवाद के कितने झूठे केस लगाए, चला गया कोई पार्टी छोड़ के। गुजरात के किन किन लोगों के ऊपर झूठे केस लगाए, मंत्रियों विधायकों पे, चला गया कोई पार्टी छोड़ के। और छोड़िए, जिस जमाने में इमरजेंसी लगी थी, जब कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन बंद था, जेल में ही सड़ते रहना था, कितनों ने पार्टी छोड़ दी। और सुनिए, ये तो वो हैं जो कहते हम अंग्रेजों से लड़े थे, वो जेल में रहे थे, झुके नहीं थे, आज कहते ईडी सीबीआई डर गए। मतलब गजब का इन लोगों का पैटर्न है। आप ये देख लीजिए, ये दर्शाता है कि अपनी पार्टी की कमजोरी को लोग साबित करते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारे हिसाब से आरोप है,
संशय है, इसलिए हमने आज तक किसी आरोपी नेता के खिलाफ ना कोई केस विड्रॉ किया है, ना कोई केस क्लोज किया है। मगर ये कहते थे ऐसा हुआ ही नहीं, इनका ऑफिशियल स्टैंड ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे छोड़ के गए थे ऐसा ही हुआ। अब इनसे पूछ लीजिए, उसके बाद मैं बहुत साफ हो गया। आइए, बिल्कुल आइए। नहीं सुनिए, विपक्ष का उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। इनकी स्थिति है कि एक प्लेन पेपर पे दोनों तरफ पीटीओ लिख दो, तो पीटीओ लोग पलटते ही रहेंगे, कागज कहीं एंड बताएंगे नहीं। सुधांशु भाई, आपसे उम्मीद नहीं है, ये संबित पात्रा से रहती है। नहीं, मैं एकदम साफ बात बताने का नहीं, ये साफ बात तो है ही है, इसमें तो कहीं रहे कि हयादार अपनी हया से डर गया। अब मैं सोचा एक्चुअल बात कहना चाहता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आने के बाद इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक पार्टी बता दीजिए जिसके ऊपर 2014 से पहले, आज से नहीं 20-30 साल पहले से, जिनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कचहरी और एजेंसीज के चक्कर न काटे। तो फिर उसी भ्रष्टाचारी पार्टी को आपने लिया क्यों? पूरी बात बताइए, अगर वो भ्रष्टाचारी थी और पूरी बात होने दीजिए सर। आपने मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे भाई आप नहीं, मैं आपका बता रहा हूं भाई, ये तो सबसे महान है भारत के इतिहास में। मैं छोटा मोटा नहीं, प्रधानमंत्री स्तर की बात बता रहा हूं। एकमात्र बार यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में जाके खड़े रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तक मोदी जी, अमित शाह जी का नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी। और जिनकी सदारत में जाके बैठे थे पटना में, लालू प्रसाद यादव 97 में जेल चले गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला। तब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी। और सुनिए भाई, 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ जिसकी पार्टी के अध्यक्ष और कैमरा पकड़ा गया हो, बंगारू लक्ष्मण हो गए, तो जेल गया हो, 1 लाख रुपए की घूस, डिफिकल्टी में आ गए। 1 लाख। अच्छा, वो किस चीज के लिए ली थी, नाम बताइए किस चीज के लिए? वो भी एक विचित्र केस था, वो भी तरुण मतलब कोई केस ही नहीं था जिसमें कह दिया गया कि फलाने कांड के लिए ली गई। अब खैर कह रहा हूं, आप करें तो रासलीला, बाकी सब करें कौन सा ढीला भाई बता दो आप लोग। मुझे लगता है भदौरिया जी में ही प्रधानमंत्री है, सुनिए, जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और उनको 6 साल चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इमरजेंसी लगा दी गई। किस जमाने से? सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के बाद मोदी जी के नाम पे झूठ बोल रहे हैं ऑन कैमरा। क्या जगमोहन सिन्हा जी का जजमेंट में नहीं था? 6 साल जजमेंट में नहीं था? 1 मिनट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को उल्टा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। झूठे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया। मुद्दे पे आ जाते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुद्दे पे आ जाते हैं, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है, दिखाइए जजमेंट, हमारा नेट मैं तो कह रहा हूं इमरजेंसी लगी हुई थी, इसीलिए लगी, क्योंकि कोर्ट से बात खा गई थी। सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट नहीं सस्टेन किया और ये मुद्दे पे आ जाते हैं जिसको बहस करते हैं। सुनिए, मैं बच्चों के सामने क्लियर कर दूं। झूठ बोलने की बात नहीं, सुनिए तो भाई, झूठ बोल के नहीं कर सकता, झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज रखता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक श्रीमती इंदिरा गांधी संसद में बैठ सकती है, मगर वोट नहीं कर सकती है। ठीक है अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है कि हमने महाराष्ट्र में देख लिया सर, अब बाकी मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। समझ में आ गया, अपने आज के जमाने में 1 मिनट में जजमेंट में समझ में आ जाता है। इतना तो आप रखते हैं, लेकिन झूठ तो नहीं चलेगा ना। मैंने तो बोल दिया, दिखाओ जजमेंट को दूसरा, दिखाओ ओवरटर्न किया, दिखाओ ओवरटर्न किया। अनुराग जी, सवाल मेरा ये है कि विपक्षी एकता पर हम बात कर रहे हैं, दिखाइए क्यों एक पास नेट है। रोकिए अब सुनिए, हम लोग ये होता झूठ। एक नेट तो अमेरिका से आ रहा भाई, भाजपा का नेट नहीं बना पाए, कह रहे अमेरिका से आ रहा, तो कह रहे सारी चीज मेड इन इंडिया थी। मेरा सवाल इंटरनेट मेड इन इंडिया रहता है। डरते हैं क्या सुराज? अरे भाई www वर्ल्ड वाइड वेब लिखा जाता है, इसमें मेड इन इंडिया कहा जा गया, मतलब बिल्कुल अरे सुधांशु जी, आप सवाल ट्रिपल आई कर लीजिए। सुधांशु जी कृपा कीजिए, जरा इधर भी हैं लोग। मेरा सवाल आपसे ही है। अरे इधर नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल आपसे पहले मैं कहूंगा डिबेट की थोड़ी गंभीरता बना के रखेंगे। मैंने किसी के में डिस्टर्बेंस नहीं किया है और 3:1 डिबेट है।
तो कृपया मेरे में कोई डिस्टर्ब ना करें, अपने टर्न में आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दें। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहां राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं। जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%, यही समस्या की बात है। इनके यहां जितने नेता बने, इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, वहां मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने वीपी सिंह के नेतृत्व में। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, अजीत सिंह को सीएम बनना था। वीपी सिंह जी का समीकरण था कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं इसलिए ना बने, चलो कोई बात नहीं। अखिलेश जी बने, उस समय मुलायम सिंह जी नेता थे। अखिलेश जी को कोई नहीं जानता था 2012 में वो बने। इनके यहाँ, अब मजेदार बात बताऊं, बाकी तो छोड़िए, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुए तो जनता ने तय किया था। उसके बाद एक सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर हुए पीवी नरसिम्हा राव, और एक राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बन गए। एक ने भी पहली, और इंदिरा गांधी जी पहली बार कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी उड़िया बन के। और जवाहरलाल नेहरू कैसे बने? फरवरी 1946 में कांग्रेस की कमेटी में, जिसमें 1 वोट पट्टाभी रमैया को, 1 वोट जेपी कृपलानी को, और सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल को, और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू को। 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बने। इसलिए अंतर है, 100% सत्य है। झूठ। अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, एक एक चीज उसमें लिखी है। झूठ 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 मत बोलो, हद होती है झूठ बोलने की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोट कर रहा हूं, सुनिए, मौलाना आजाद, इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास, इंडिया पानी आप पिए, पानी पीने का आपका जमाना है भाई। झूठ मत बोलो, माफी मांगो, माफी मांगो। झूठ झूठ मत बोलो, माफी मांगो। झूठ झूठ झूठ, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोट कर रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। आपसे बोला था ना 1970 में चले जाएंगे। हद होती है। अगर आप ये कह रहे हैं 1970 में कि चले झूठ बोल गए। रहे हैं, 1 मिनट और बताइए जी, अगर आप कह रहे हैं कि झूठ, अरे भैया आप 2023 में जा चुके हैं, सुधांशु जी, निपट चुके हैं, 17 में भी, सुधांशु जी, 70 में अटके हैं अभी भी। अब आप नहीं बोलेंगे। मार्च फिर आप दोनों के पास 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, और उसमें अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुने, वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस आजाद अध्यक्ष हम नहीं मानते कांग्रेस को, भाई हम नहीं मानते अंग्रेजों को। आप मानो अंग्रेजों को। एक मिनट कांग्रेस का समिति ने अंग्रेज सरकार के अनुसार प्रस्ताव पारित किया। हाँ बिल्कुल सही। अप्रैल 1946 में यह कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें चुनना है। मौलाना आजाद को रिजाइन करने के लिए कहा गया, और उसमें 0 वोट मिला। पूछना चाहता हूं, फिर तक आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने आपके बारे में नहीं बोला, और मैं बता रहा हूं। मिनट आपका भी होगा। आप बोल रहे थे, गलत बात है ये। और 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, किसने शपथ दिलाई? वेवेल ने। यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ देके भाषण देते अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टी मना रहे हैं, पारिवारिक वो मना रहे हैं, अंग्रेजों के साथ गजब। और इनका पितृ संगठन कौन? 1885 में कांग्रेस बनी, बनाने वाला एरन ऑक्टेवियन ह्यूम, अंग्रेज सरकार का सेक्रेटरी। पितृ संगठन अंग्रेज सरकार, अंग्रेजों का पितृ संगठन। 1 मिनट इनको दे देते हैं और मैं फिर अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। अब आप आ जाइए। मैंने कोई बात गलत बोली हो, चैलेंज करता हूं, और आपने सो भी। अरे चैलेंज, अगर दिखा दीजिए कि कृपलानी नहीं लिखा है, मैं माफी मांगूंगा। 100% झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोला है। आप बोलिए, आप कहिए, चलिए आप कहिए वो किताब में नहीं लिखा है। आप यहाँ कहिए, सुनिए, चैनल पे कहिए कृपलानी ने नहीं लिखा है। प्रेम शुक्ला हो जा रहे हैं। अरे प्रेम शुक्ला क्या हो जा रहे हैं? अरे इनका अध्यक्ष कोट कर रहे हैं, झूठ झूठ झूठ। अरे ऐसे झूठ झूठ कहने से थोड़ी झूठ होता है। बस 1 मिनट इनका, फिर मुझे इधर भी जाना है। मतलब बेहुदेपन की हाथ है, झूठ झूठ बोलते चले आ रहे हैं, झूठ झूठ। बेहुदगी की बात मत कीजिए। अरे भाई आप कहिए कृपलानी ने नहीं कहा, बोलिए। 1 मिनट आप कहिए कृपलानी ने नहीं कहा, मैं वापस कर लेता हूं अपनी बात, बोलिए। अब सुनिए, 1 मिनट आपका, फिर मैं इधर आऊंगा। उसके बाद मुझे इधर भी आना है। हाँ मैं बता रहा हूं, देखिए टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थों की पिछले 2-3 हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं, और वह मौसमी कारणों से बढ़ी हैं। अगले 1-2 महीने में स्थिर हो जाएंगी। अगर मैं इनसे पूछूं, ये बताइए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मई के महीने में क्या था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बताइए। 4.5 और बताओ। तो 4.5 पिछले 4 साल का सबसे कम है।
अब बोलिए, खुद ही बोले 4.5 पूछ रहा हूं अब उसके बोलने के बाद। अरे भाई मैं कह रहा हूं बाजार महंगाई ज्यादा महंगाई। अब सुनिए, आता है 500 रुपए लेके उसे डिस्टर्ब करने लगते हैं। इन्फ्लेशन बताओ भैया, तब चावल खरीदेंगे। इन्फ्लेशन बताओ भैया, इन्फ्लेशन बताओ। अरे भैया उसको आटा चावल दाल खरीदना है। आम आदमी बेचारा इन्फ्लेशन नहीं समझता, उसको पता है कि 80, इन्होंने बोला 100 रुपए, उनके हिसाब से 100 रुपए महंगा है। उनको पता है 160 रुपए में दाल मिल रही है, उनको पता है 170 रुपए में तेल मिल रहा है, सब्जी महंगी है। अब वो इन्फ्लेशन पूछेगा, भैया सब्जी वाले इन्फ्लेशन बताओ। हाँ मामला है, नहीं इन्फ्लेशन बताओ। और कमाल की बात करते हैं आप भी भाई। अरे यार यही तो सवाल पूछा था आपसे, मैं यही पूछा था। डिस्टर्ब करने मैं आखिर में निकले सफाई। इन्फ्लेशन बोल के भी बेचारे फंस गए, उनके लेवल से बाहर की बात। अच्छा बोलिए। अब मैं बताता हूं, ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब सब हम ही बताएंगे, आप महंगाई दर कितनी थी? नहीं सब हम ही विपक्ष बताएगा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं बताएगा। कमाल है, देखिए होना चाहिए। ये भी हमसे पूछ रहे हैं, आखिर में बोलने लगे, हमसे पूछ रहे हैं। भाई महंगाई विपक्ष से पूछोगे तो भैया सत्ता में कौन है? पूछ लिया ना सवाल, आप मुझसे पूछ रहे थे। मैं बता रहा हूं, जाके चेक करिए। 2014 में 13% थी महंगाई की दर। भैया इनके मुंह से निकला 4.5% महंगाई की दर। अब सोचिए इतना कंट्रोल किया हो रही है, क्या तरीका भाई? चक्कर आ गया। रुक जाइए, सुनिए क्या तरीका है? भदौरिया जी सुन लीजिए, महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। हम 23 की बात कर रहे हैं। महंगाई मजाक का मुद्दा नहीं है ना, आपके लिए मजाक है। गलवा लिया ना 4.5, आपके मुंह से गलवा लिया ना 4.5 है, जबकि 4.3 है। चलिए 4.5 को बोल दिया आपने। अच्छा उसमें भी निकालोगे दो? मैं कह रहा हूं ना, आ रहा हूं आपके भैया अब सुनिए, कोविड से पहले हम 3.5 पे ले आए थे। कोविड के बाद 2019 में जाके चेक कर लीजिए 3.5% ही महंगाई की दर। कोविड के बाद एक दौर में बढ़कर 7.5-8% भी हुई और अब नियंत्रित होकर अपने मुंह से कबूल चुके हैं कि 4.5% है। यानी सबसे बुरी से बुरी दौर में जब पूरी दुनिया में एक G7 कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे अधिक हो, या G20 कंट्री। अच्छा ये बताइए, और एक G20 या G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे कम हो। चुनौती तो पूछता हूं, ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है और विदेश से जाके हम लोग ज्ञान देते हैं इकोनॉमी के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, विदेश में पढ़ के आए ना, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? जहां से आपके युवराज पढ़ के आए, बोलो डालने जाओ ऑस्ट्रेलिया में जाना। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है पेट्रोल? ऑस्ट्रेलिया में इसका जवाब संजीव खा से, ऑस्ट्रेलिया से हम भरवाने जाएंगे। संजीव जी बताइए। ये तो गजब है भाई। उस जमाने में 6 सिलेंडर सब्सिडी के मिलते थे, चुनाव से पहले इन्होंने 9 किए थे और मार्केट रेट 1241 था। सब्सिडी की जो शर्त थी वो 2014 में समाप्त हो गई, क्योंकि 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ कांग्रेस सरकार जो एग्रीमेंट करके गई थी उसके तहत 2010 में पहले सब्सिडी समाप्त हुई पेट्रोल और डीजल पे, और उसके बाद LPG गैस के ऊपर अक्टूबर 2014 में सब्सिडी समाप्त हो गई। जब सब्सिडी नहीं रह गई, आप समाप्त करके गए थे सब्सिडी का सिलेंडर, वो भी सिर्फ 6 देते थे। क्या 6 सिलेंडर सबका काम चल जाता था? ओपन मार्केट में 1241 का था और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और सब्सिडी का प्रावधान अपने जमाने में समाप्त करके गए। मैं अब दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूं। मेरा यह मानना है कि गरीब और वंचित वर्ग को निश्चित रूप से सब्सिडी या मुफ्त की चीजें मिलनी चाहिए, परंतु यह पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किसको जरूरत है। जैसे हमने कहा 50 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए, 140 करोड़ को नहीं। इनका यह कहना है कोई रिसर्च मत करो, कोई डिटेल में मत जाओ, इन ब्लॉक कह दो जी सबकी 700 यूनिट माफ। अरे किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है। दिल्ली और पंजाब 2 जगह इनकी सरकार है। दिल्ली भी उत्तर भारत में और पंजाब दोनों समृद्ध राज्य माने जाते हैं। उत्तर भारत सारी महिलाओं को हम फ्री कर देंगे, सबको 700 रुपए फ्री कर देंगे। ये क्या होता है? आपसे पूछिए, इन्होंने गुजरात में जितना फ्री का दावा किया था जानते हैं? गुजरात के कुल बजट का 2.5 गुना था, कुल बजट का 2.5 गुना, क्योंकि इनको पता है ना, नहीं ये भी फ्री वो भी फ्री। इसलिए एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होना अलग बात है, और एक बात जिसमें आपको पता हो कि फ्यूचर में जाकर आप कितनी बड़ी समस्या में होंगे। क्योंकि अंतर क्या है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 के बारे में अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया, हम 25 साल आगे की भी सोचते हैं। अच्छा। और 2500 साल पीछे की भी सोचते हैं, 100 साल आगे की भी सोचते हैं, 250 साल है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। 5-10 साल सत्ता में रहे, उसके बाद देखा जाएगा कौन क्या करता है। इसलिए हमारी इनकी सोच में अंतर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा राज्य भी है, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र भी है, पुराना भी था। इसलिए मैंने कहा ना, सरकार को कष्ट सह के भी गरीब को देना होगा, मगर सबको दे देंगे, अमीर गरीब सबको दे देंगे जस्ट खुश करने के लिए कि हाँ जी हमको सबको फ्री हो जाए, वह बात तर्कसंगत नहीं लगती। वो सरकार का खजाना लुटाने जैसी स्थिति होती है। गरीब को दीजिए तो सही है, मगर सबको देंगे ये राजनीति। जैसे मैं बताऊं, इन्होंने अभी बात कही थी, ये सबको गैस सब्सिडी देते थे। सक्षम लोग हैं,
क्यों भाई, जो लखपति करोड़पति हैं उनको गैस सब्सिडी की क्या जरूरत थी? इसलिए प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, कहा जो सक्षम है वो छोड़ दें। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। ये होती है नेता के प्रति भी विश्वास और ईमानदारी। ये अंतर होता है शासन चलाने की दृष्टि जो हमारी और इनके में अंतर। देखिए, हमारे इनके काम में बहुत अंतर है। अभी बहुत भाव के साथ बोल रहे थे गरीब को ये मिल जाता है, गरीब को तो इसमें क्या, गरीब को तो हम भी देने के पक्ष में हैं, पर इनके गरीब और हमारे गरीब में अंतर है। कैसे? इनके यहाँ ऐसे गरीब होते हैं, इनके यहाँ एक ऐसे नेता थे, गरीब थे, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपने को बिलो पॉवर्टी लाइन शो किया और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दिया। ऐसा शानदार गरीब उत्थान जो आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं एक मिनट, आप देखिए फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं भाई, जितने लोग गरीब और वंचित, फिर देखिए बीच में बोलने लगे, टोका था उतना ही टोका है। कितना टोका भाई, गरीब और वंचित देख लीजिए, राजस्थान सरकार का देख लीजिए साहब। ये सब लोग कहते हैं हम गरीबों वंचितों के लिए बात कर रहे हैं, और गरीब वंचितों के नाम पे काम करने वाली पार्टियों के नेता सबसे अमीर हैं, सबकी 150 करोड़ की संपत्तियां हैं। कहां है? पूछिए इनके नेता डीके शिव कुमार 1400 करोड़ की संपत्ति है, और कह रहे हैं हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं इनके नेताओं से, पूछिए डीके शिव कुमार, सुनिए, आपके पेट में क्या दर्द है? उनके कर रहे हो यार, अपने भी आपके पेट में क्या दर्द है? फिर डिस्टर्ब करने लगे। मायावती जी देखते देखते गरीब वंचित में 150 करोड़ की संपत्ति। सुनिए, गरीब गुरबा का परिवार, लालू प्रसाद यादव जी आज सबसे अमीर परिवार, शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े वो हो गए, फार्म हाउस हो गए दिल्ली में। देखिए होता क्या है, गरीब को कुछ 100 रुपए का वो दिखाना है कि सब्सिडी दी, उसके बाद सत्ता आने के बाद हजारों करोड़ अपने परिवार के लिए अंतर करना है। ये फंडामेंटल अंतर है, इसीलिए मायावती का जिक्र आ गया। अब ये मुद्दों पे साथ है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने भी देख लिया, इन्होंने, सही बात है, राजस्थान सरकार ने अप्रैल के महीने में, यानी जब चुनाव से 6 महीना पहले रह गया, इस बजट में 25 लाख कर दिया है बढ़ा के। वही मैंने कहा, पूर्व में तो मुझे ध्यान था कि ऐसा नहीं था। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अरे भाई 6 महीना पहले, अशोक गहलोत मैं बता रहा हूं, सुनिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आपके बोलने मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय नहीं लाए, आप चुनाव के समय कर दिए। क्या अगली सरकार आगे देखेगी कि क्या होना है 25 लाख का? अब मैं इसका जवाब देता हूं। जो आपने बात कही, ये लोग एक हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके मुद्दे भी बड़े कॉमन हैं। देखिए 23 जून को पटना में बैठक हुई, जिसमें सब लोग कॉमन एजेंडा पे आके बात करने लगे, मगर 23 जून को प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे। वहां पे अगर आप देखें तो उस समय भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या होना था, चाहे जी कंपनी के द्वारा उस जहाज का इंजन भारत में बनना हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स आने हो, प्रीडेटर ड्रोन, यानी डिफेंस डील हो रही थी भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए। 23 जून को इन सारे लोगों का भी एक मीटिंग हो रही थी पटना में, उसमें भी एक डिफेंस डील थी। क्या डिफेंस डील थी? एक आए कोयला और 2G घोटाले वाले, एक आए शराब घोटाले वाले, एक आई भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और बैठ गए अध्यक्षता में चारा घोटाले वाले में। तो अपने अपने घोटालों की डिफेंस की डील उन लोगों ने वहां बैठ के की है। अनुराग भदौरिया, लास्ट कमेंट आपका चलते चलते। देखिए